जय श्री राम दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के राजपूत काल। दोस्तों उत्तर भारत का जो राजपूत काल है वह 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच में था। 1206 के बाद मुगल आ गए थे और इन राजपूत वंशों का पतन हो गया था। दोस्तों इस वीडियो में अपन एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो राजपूत काल से संबंधित है और एग्जाम में आए हुए थे। टोटल 73 क्वेश्चन हैं। वीडियो स्किप ना करें, आराम से वीडियो देखें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद है तो कमेंट में कमेंट कर दें, फिर जब हम बताएंगे तो आप उसका आंसर बता देना। शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? यानी कि जो 1100 ईस्वी में जो मंदिर था भुवनेश्वर में वह अन्य मंदिरों पर अपनी प्रधानता रखता है, यानी कि अपना वर्चस्व स्थापित करता है, वह मंदिर कौन सा है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एसएससी 2017 के क्वेश्चन में भी आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी भी ये क्वेश्चन आया था और ये एसएससी 2000 का जो पेपर था, सन 2000 में जो एसएससी का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न आया था। अभी की जो वीडियो का पेपर है ये कल्चर से रिलेटेड प्रश्न भी है। अभी जो वीडियो और पटवारी के जो पेपर, पटवारी का तो नहीं, अभी वीडियो और जो राजस्थान पुलिस का पेपर तो उसमें भी ये आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आबू पर्वत, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, आबू पर्वत सिरोही में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि खजुराहो में जो मंदिर है उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये एमपीपीएससी में आया था 2010 में। और मैं आपको बता दूं जो खजुराहो के जो मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण है, कलात्मक है, देखने योग्य, कभी जाओ तो वहाँ पे देखना, है ना। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूतों ने, यानी कि ऑप्शन डी राइट जाएगा, चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान से रिलेटेड ही है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? यानी कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? एसएससी 1999 में ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ स्थित है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग के जो कंपटीशन है, मैथ्स और रीजनिंग के जो कंपटीशन क्लासेस डाली हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँ और आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देख रहे हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? जो लिंगराज मंदिर है उस मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों जो लिंगराज का मंदिर है उसकी नींव डाली थी यताति केसरी ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। किसने डाली थी? यताति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए प्रश्न नंबर 6, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? आरआरबी 2005 में पूछा था। यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों आक्रमण के समय जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तब वहाँ का शासक था भीमदेव फर्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विधि पर एक पुस्तक, जो हिंदू कानून है हिंदू विधि, उस पर एक पुस्तक लिखी हुई मिताक्षरा। पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। यह किसने लिखी? जो हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, यह किसने लिखी? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखी थी? मिताक्षरा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, महत्वपूर्ण, ब्लैक पेगोडा कहाँ है? ब्लैक पेगोडा कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक पेगोडा एक सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल, और ये है कोणार्क में। कहाँ पर है? कोणार्क में। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि जो कोणार्क है वह किस राज्य में पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह आया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि भाज्यता के नियम की वीडियो ले रहे हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मजा आएगा। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास
पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? यानी कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, यानी कि उत्तर भारत में 750 से 1200 ईस्वी तक का जो समय है वह क्या माना जाता है? तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था राजपूत काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? राजपूत काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, 712 ईस्वी में सिंधु पर, जो सिंध है उस पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी कि 712 ईस्वी में जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों तब वहाँ का शासक था दाहिर। दाहिर और दरिया दोनों अलग अलग है। राइट आंसर है दाहिर। ये एग्जाम में आए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? यानी कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उसने एक वर्ग को इससे मुक्त रखा था। तो वह वर्ग कौन सा? तो दोस्तों वह वर्ग था ब्राह्मण। यानी कि उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। किस पर नहीं लगाया था? ब्राह्मणों पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों एक जाति के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार चौहानों का जन्म हुआ? ये परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार है ना, तो इनका जन्म हुआ। तो वो बता रहा है, यानी कि किस ग्रंथ के अनुसार ये जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये जो जानकारी है अपन को मिल रही है, ये किस ग्रंथ के अनुसार मिल रही है? पृथ्वीराज रासो के। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कौन से कुंड से? अग्निकुंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली का, यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों दिल्ली नगर की जो स्थापना है वह की थी तोमर ने। तोमर वंशीय किसने की थी? तोमरों ने। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? दोस्तों अभी पहले प्रश्न आया था, मैंने बताया था विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा वास्तुकार थे और जो इमारतें थी स्थापत्य कला के अग्रणी रहे हैं। महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा कुंभा का। इन्होंने बहुत से किले बनाए, बहुत सी इमारतें बनवाई, बहुत सी मीनारें बनवाई। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? यानी कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? ये प्रश्न बहुत आया, एसएससी 2002, एसएससी 2015 में भी आया हुआ है। तो दोस्तों भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है निम्नलिखित में से किसने लिखा? मतलब ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वह किसने लिखा? दोस्तों देखिए, ये एसएससी 2002, बीपीएससी 1999, आरएएस 1999 में हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी राजस्थान पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं। राजस्थान पुलिस के भी फॉर्म भर रहे हैं। जिसको फॉर्म नहीं भरा है वो भर लें, और अगर जिसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे संपर्क नंबर दे रहा हूँ, तो आप उससे हमारा संपर्क कर ले, मैं आपको फॉर्म डाल दूंगा। जितनी आपकी कॉस्ट लगती है, जितनी आपकी फ़ीस लग रही है वही फ़ीस लूँगा, कोई एक्स्ट्रा आपसे पैसे नहीं लूँगा। उसमें आपको 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए और आपके सिग्नेचर चाहिए। बाकी जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो है
वह किसने लिखा था? तो वह लिखा था दोस्तों चंदर बरदाई ने। किसने लिखा था दोस्तों? पृथ्वीराज दासो चंदर बरदाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहा जाता है? नंदी किसे समझते हो ना, जो बेल होता है नंदी बेल, उसकी मूर्ति बड़ी सी मूर्ति है। वह कहाँ है? तो दोस्तों वह है कंदरिया महादेव मंदिर में। किस जगह दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर में। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कंदरिया महादेव मंदिर है वह किस जगह है। कंदरिया महादेव मंदिर किस जगह है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? मतलब इनमें से कौन था जिसने एक नया संवत चलाया? तो दोस्तों वह था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। किसने चलाया था? लक्ष्मण सेन ने। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लक्ष्मण सेन ने जो नया संवत चलाया था वह कौन सा चलाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में कौन सा संवत चलाया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। अब वो पूछता है कि यह जो जयदेव थे किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि जयदेव किसकी सभा में विराजमान होते थे? तो दोस्तों जो गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव, वह लक्ष्मण सेन जिसने नया संवत चलाया था उसकी सभा में विराजमान होते थे। किसकी सभा में होते थे? लक्ष्मण सेन की सभा में विराजमान होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ये जो सोमपुर का जो महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि किसने सोमपुर के महाविहार का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों सोमपुर के महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। किसने कराया था दोस्तों? धर्मपाल ने। धर्मपाल एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था उस जमाने का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? यानी कि जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है तथा जगन्नाथपुरी यहाँ के जो मंदिर है वह किस शैली में निर्मित है? मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैश्य शैली, अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो पूछ रहा है कि भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों वह निर्मित है नागर शैली में। नागर शैली का मंदिर में क्या होता है, एक तो भगवान का बीच में मंदिर होता है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसके सामने ऐसे छत्र बना हुआ रहता है, ऊपर ऐसी छत्र जैसी बनी हुई रहती है और एक साइड में परिक्रमा मार्ग होता है। यह नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। अपने एरिया में लगभग अपन को ऐसे मंदिर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? जो सम्रांगण सूत्रधार है उसका विषय क्या था? सम्रांगण जो सूत्रधार है उसका विषय क्या है? तो दोस्तों सम्रांगण सूत्रधार है वह स्थापत्य कला से संबंधित है। स्थापत्य कला है भवन निर्माण, इमारत या जो भवन निर्माण की जो कला होती है ना उससे संबंधित है। पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े किले बनते थे तो उस टाइम इंजीनियर थोड़ी हुआ करते थे, उस टाइम इन्हीं को बोलते थे, वह स्थापत्य कला होती थी तो उसी से वो बनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 तो हो गया। 23, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों से ही निराशित हो गई। मतलब किससे? उसकी मृत्यु से धारा नगरी, एक विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे द्विगंते, एक संस्कृत का श्लोक है। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? यानी कि एक शासक से संबंधित यह उक्ति है, यानी कि जो भी लिखी है ना, अधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यह किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है भोजराज से। किससे? भोजराज से, क्योंकि भोजराज की मृत्यु से जो एक धारा नगरी थी वो उसका पालनहार था, बहुत अच्छा लगता था, एक विद्या का आश्रय जाता था और विद्वान हो तो विद्वान हुआ ना, विद्वान जा रहेंगे नगरी कितनी अच्छी रहेगी। तो सब उसकी मृत्यु के बाद सभी निराश्रित हो गए थे, उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? यानी कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो दोस्तों जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था एक तो जय सिंह सिद्धराज और एक कुमारपाल। एक तो जय सिंह सिद्धराज और एक और कुमारपाल, यानी कि ऑप्शन सी सही है, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों
को संरक्षण मिला था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 25। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। दोस्तों अगर आप में पढ़ने की लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सफलता देर से मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। मतलब प्रथम भारतीय शासक था भीम फर्स्ट। कौन था? भीम फर्स्ट, सॉरी भीम सेकंड था, गुजरात का रहने वाला था, गुजरात का भीम सेकंड। जब मोहम्मद गोरी आया तो भीम सेकंड ने उसको परास्त कर दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से तो उसकी बाद में बात हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? यानी कि भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी। इनमें से भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। राइट आंसर कौन सा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसने जजिया कर लगाया था और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त भी किसने रखा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। महत्वपूर्ण तो किसी एग्जाम में एग्जामिनर पूछता तो महत्वपूर्ण हो गया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी कहाँ है? ये पुरी में है और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन है? यानी कि जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है वहाँ पर कोणार्क स्थित है। मतलब कोणार्क की जगह है जहाँ का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उस मंदिर के निर्माता कौन है? अभी प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसे जानते थे। ये RAS RTS 1999-2000 के प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह फर्स्ट या नरसिंह वर्मन भी आ सकता है, इसका नरसिंह फर्स्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। अजय पाल वह कौन था? ये जो अजय पाल था वह किसका संस्थापक था? अभी अपन ने प्रश्न पढ़ा, दिल्ली नगर के संस्थापक कौन थे? तोमर। अजय पाल था वह एक तोमर था और इसने अजमेर के स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना की थी अजय पाल ने। तोमर था पर चौहान थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सॉरी दोस्तों, ये जो अजय पाल है, ये जो अजय पाल है दोस्तों, अजय पाल चौहान था। अजय पाल था चौहान और इसने अजमेर की स्थापना की थी। और वो जो अपन ने दिल्ली थी वो अनंगपाल था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? मतलब निम्नलिखित में से कौन था जो कविराज के नाम से विख्यात था? दोस्तों कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात था। ऑप्शन ए राइट है, भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। अगर यहाँ पे विग्रहराज आंसर राइट होता तो वह राइट में होता, क्योंकि विग्रहराज भी कविराज के नाम से ही विख्यात था। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। हरकेली नाटक का रचयिता कौन है? जो हरकेली नाटक है उस नाटक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों हरकेली नाटक है, उस नाटक का रचयिता विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। इसको चतुर्थ भी बोलते हैं ना, विग्रहराज चतुर्थ। ये एक राजा भी था, है ना, और साथ ही साथ ये एक कवि भी था और इसको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। कवि बांधव की मतलब ये कवियों को अपने दरबार में बिठा कर रखता था, बहुत अच्छा था। और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर मुसलमान तोड़ के उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। पहले वो एक संस्कृत पाठशाला थी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? यानी कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसके अंश 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर अंकित है? दोस्तों वह है हरकेली नाटक। अभी बात कर रहा था मैं हरकेली नाटक, है ना। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ना, यह पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। कौन सी थी? संस्कृत पाठशाला थी पहले एक। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था और हरकेली नाटक की पंक्तियाँ इसके ऊपर लिखी हुई है। मुगल आक्रांताओं ने इसको तोड़ाकर इसकी जगह मस्जिद
में उसको परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये इसके जो हरकेली नाटक के जो कुछ अंश अभी भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। रानी पद्मिनी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ विजय पे आया था, तब उसका नाम रानी पद्मावती से जोड़ा जाता है। एक लंबी कहानी है इसकी, क्या छोड़ते हैं। रानी पद्मिनी, तो यहाँ पे पूछे रानी पद्मिनी है, उसके पति का नाम क्या था? तो दोस्तों राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी के पति थे। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक कौन था? जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उसका संस्थापक का नाम क्या था? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, उसके संस्थापक का नाम था धर्मपाल। यह एक विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल में। ये क्या था? विश्वविद्यालय। पहले के ज़माने में विश्वविद्यालय था, है ना, जैसे अभी कोटा यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह थे ना। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, हरकेली नाटक का जनक किसे माना जाता है? जो हरकेली नाटक है, हरकेली नाटक, उस नाटक का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के नाम से भी इसे जाना जाता है, और हरकेली नाटक का जनक भी इसे ही माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ा दीवारों पर प्रदर्शित किए गए? ये भी अपन ने देख लिया था, हरकेली नाटक है ना, शायद रिपीट हो गए। प्रश्न नंबर, रानी पद्मावती के पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। ये भी अपन ने देख लिया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र किस व्यक्ति के संस्थापक के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब जो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र, वो किस व्यक्ति के संस्थापक के नाम से प्रसिद्ध है? इसका नाम था धर्मपाल। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से नए क्वेश्चन आगे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट, उस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी माल्यखेत या मालखंड। कहाँ थी? माल्यखेत या मालखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? यानी कि कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि है वह धारण की थी? तो दोस्तों आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। किसने की थी दोस्तों? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर, यानी कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश को तो अल गुर्जर, और इस वंश के शासकों को क्या कहा था? बोरा, है ना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बोरा कैसे कहते हैं? तो अपन को बोलना पड़ेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को। तो ये किसने कहकर बुलाया था? तो अल मसूदी। ऑप्शन बी, अल मसूदी ने यह कहकर बुलाया था कि विदेशी गुर्जर प्रतिहार वंश को तो अल गुर्जर वंश और इसके शासकों को बोरा कहा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 की ओर चलते हैं अपन। दोस्तों ये प्रश्न मैंने एग्जाम में आए हुए प्रश्न से संकलित किए हैं, सभी इंटरनेट से मैंने कलेक्ट किए हैं, है ना। जो एग्जाम में आए वहीं से मैंने इन प्रश्नों का संग्रह किया है, और इनके राइट आंसर जो बोर्ड ने बताया वही मैं माना है। कपूर मंजरी जो नाटक है उसके रचयिता थे राजशेखर। कपूर मंजरी के जो तो नाटक है उसके लेखक कौन थे? राजशेखर। को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? यानी कि कर्पूर मंजरी नाटक का जो रचयिता थे राजशेखर, उसको किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महेंद्रपाल फर्स्ट ने। राजशेखर को महेंद्रपाल फर्स्ट ने संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार थे, यानी कि जो प्रतिहार थे वह स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो दोस्तों प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के छोटे भाई थे, राम के द्वारपाल थे। लक्ष्मण भी राम का तो भाई था, है ना। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये देखिए, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, यानी कि जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, कब किया? 750 ईस्वी में, है ना। वह एक ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किसने चुना था? सामंती सरदारों ने चुना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापंत स्वामीन का, यानी कि किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने
उत्तरापद स्वामीन कहा। तो दोस्तों उत्तरापद स्वामीन किस पाल शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है धर्मपाल को। जो धर्मपाल है इस पाल शासक को क्या जाता था? उत्तरापद स्वामीन, इसका निकनेम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री, यानी कि 9वीं शताब्दी में जो भारत में अरब यात्री आए तो सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहम्मक कहकर पुकारा था? क्या कहकर पुकारा था? रुहम्मक। रुहम्मक एक अरबी नाम है, रुहम्मक, यह कहकर पुकारा था। किसने पुकारा था? एक अरबी यात्री था सुलेमान ने। इसने किसको कहकर पुकारा था? तो उसने पाल वंश को, पाल वंश है ना, इस जो पाल वंश के जो पाल साम्राज्य को रुहम्मक कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न नंबर 46। हिंदू विधि की एक पुस्तक, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाई भाग, उसके रचयिता कौन है? यानी कि हिंदू पुस्तक की जो हिंदू विधि की एक पुस्तक है दाई भाग, उसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों उसके रचयिता है, ऑप्शन बी राइट जाएगा, जिमूत वाहन। कौन है दोस्तों? जिमूत वाहन। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो अपन ने शायद सुने भी नहीं होंगे। देखो, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने कालिंजर के जो अजय दुर्ग, कालिंजर में एक दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने। उसको अभी तक कोई जीत ही नहीं पाया। किसने करवाया था? धंगदेव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? यानी कि कौन सा संवत कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो दोस्तों कलचुरी संवत के नाम से त्रिकुटक संवत प्रसिद्ध है। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि कौन सा संवत कलचुरी संवत के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है त्रिकुटक संवत। कौन सा संवत दोस्तों? त्रिकुटक संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? कौन से ग्रंथ है? एक तो कल्पद्रुम या कृत्यकल्प, कल्पद्रुम या कृत्यकल्प जो नामक विधि ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? गोविंद चंद्र ने। किसने की दोस्तों? गोविंद चंद्र ने। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। और वह किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था भीमसेकंड और मोहम्मद गोरी के मध्य। भीमसेकंड और मोहम्मद गोरी के मध्य, ये दोनों युद्ध तराइन के युद्ध के बाद हुए थे। पहली बार जब मोहम्मद गोरी को भीमसेकंड ने पराजित कर दिया था, लड़के भगा लिया था, उसके बाद उसे बदला लेने के लिए उसने ये युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, नशेद चरित्र और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष की शासक के राजकवि थे? नशेद चरित्र और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष की शासक के कवि थे। मतलब जो श्रीहर्ष था वह किस शासक के शासन काल में रहता था? तो इसे मान लो वह जयचंद के शासन काल में थे। किसके? जयचंद थे, उसके शासन काल। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है ना। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वह किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 53, रामचरित्र की रचना किसने की? दोस्तों ये प्रश्न विवादित रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरित्र की रचना की है संध्याकर नंदी ने। रामचरित्र की रचना की है संध्याकर नंदी ने। और कालिदास ने रचना की है रामचरितमानस की। रामचरितमानस ने, यानी कि रामचरितमानस की रचना तो कालिदास ने की है और रामचरित की रचना की है संध्याकर नंदी ने। समझ में आया? रामचरितमानस और रामचरित्र दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? जो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये किया था सेन वंश ने। किसने किया था दोस्तों? सेन वंश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न देखते हैं अगला, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। कौन है दोस्तों?
सामंत सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कुलीन प्रथा, जो कुल होता है ना, कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया, यानी किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो दोस्तों एक सेन राजा था, बल्लाल सेन, भल्लाल देव नहीं, बल्लाल सेन, जिसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? यानी कि किसने स्मृति ग्रंथ, कौन से ग्रंथ है? स्मृति ग्रंथ, एक तो दान सागर, एक ज्योतिष ग्रंथ और एक अद्भुत सागर की रचना की। तो दोस्तों ये की थी सामंत सेन ने। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा, नाम देखो, रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमार थी? रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो दोस्तों रानी दिद्दा लोहार वंश की राजकुमारी थी। किसकी थी? लोहार वंश की। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो कायस्थ जाति है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों उनका सबसे पहले जो कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है ओशन स्मृति में। जो ओशनम स्मृति है उसमें सर्वप्रथम कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए? तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर शासन के लिए हुआ था। कन्नौज पर शासन के लिए ही एक तो पाल वंश, ठीक है, एक प्रतिहार वंश और एक होता राष्ट्रकूट, तीनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई है ना। इनसे लड़ा, ये इससे लड़ा, और यही त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। ये कन्नौज के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न बहुत ही आते रहते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी पहल की थी वत्सराज ने। किसने की थी दोस्तों? वत्सराज ने। और किसके लिए हुआ था? कन्नौज पर विजय के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और इसकी जो आरंभ की हो, इसकी पहल वत्सराज ने की थी और इसका जो आरंभ है वह 8वीं सदी में शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ कब हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, उसका जो आरंभ भी प्रतिहार ने किया था और अंत भी प्रतिहार ने किया था। वत्सराज एक प्रतिहार शासक ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम जाति कौन थी? यानी कि साउथ, मतलब एक जाति ऐसी थी जो साउथ भारत से आके उत्तर में आके उसने आक्रमण कर दिया। वह जाति कौन थी? तो दोस्तों वो थे राष्ट्रकूट जो शक्ति थी बहुत दक्षिण से जाकर उसने उत्तर पर आकर आक्रमण किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि पहले से जिसका कन्नौज पर अधिकार है, पूरे भारत पर उसका अधिकार है, ऐसा माना जाता था। प्रश्न नंबर 65 देखें, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, ऑप्शन ए राइट जाएगा, गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 66 बहुत महत्वपूर्ण है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पाल वंश की राजधानी मुदगिरिया मुंगेर में थी। कहाँ थी? मुदगिरिया मुंगेर में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज़ उनको देख सकते हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश है, उस वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 वेरी इंपॉर्टेंट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह गुजरात में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा में। एक सूर्य मंदिर हमारे झालरापाटन में भी है जो राजस्थान में है, ठीक है। तीनों बहुत फेमस हैं। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, कल्हण कृत यानी कि राज तरंगिणी के लेखक थे कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंगे, मतलब तरंग दिए उन्होंने? तो दोस्तों राज तरंगिणी में कुल 8 तरंगे, कितने दोस्तों? 8।
राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा है उसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? यानी कि खजुराहो के जो मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों खजुराहो में शैव संप्रदाय के भी हैं, शंकर भगवान के भी है, वैष्णव विष्णु भगवान के भी हैं और जैनों के भी हैं। यानी कि सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये सिरोही में है, सिरोही में दिलवाड़ा के जैन मंदिर। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक, यदि कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ में, बिहार ये नालंदा जिले का है, उसका मुख्यालय बिहार, यहाँ इसका संस्थापक कौन था? देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका संस्थापक था गोपाल। कौन था दोस्तों? गोपाल। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह व्यक्ति किसने कहा? मतलब किसने ये कहा था कि हिंदुओं का जो मतलब हिंदू अपने आप में ये विश्वास करते हैं कि उनके जैसा देश किसी का नहीं है, उनके राजा जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है, उनके शास्त्र जैसा कोई शास्त्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर अल बरूनी। अल बरूनी ने यह कहा था, यानी कि जो उक्त कथन है अल बरूनी ने कहा था। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए और दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। टेक्निकल है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। कोशिश करते हैं आपके लिए, मैं नई नई जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी। थैंक यू, धन्यवाद।